नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासंज में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। हाँ जी, तो मैं जगदेव कुमार आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। इससे पहले वर्णमाला से संबंधित हमने 2 वीडियो और बनाए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। देखिए, हमने स्वर का अध्ययन या स्वर प्रकरण को समाप्त कर लिया है। देखिए, वर्णमाला में स्वरों के बाद अजय रखे गए हैं अयोग वाह। क्या रखे गए हैं दोस्तों? अयोग वाह। अयोग वाह क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो ना तो स्वरों में रखे जाते हैं और ना ही व्यंजनों में, फिर भी वर्णमाला में इनका स्थान है, उन्हें कहते हैं आप लोग अयोग वाह। ऐसे वर्ड जो न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन और न ही व्यंजन, फिर भी वर्णमाला में इनका स्थान निश्चित है, उन्हें व्यंजन उन्हें अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, फिर भी वर्णमाला में इनका स्थान है या इनको स्थान दिया गया है, वो अयोग वाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 है। कितनी है? 2। वो हैं आपके अनुस्वार, जिसको हम लोग ये इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। हाँ जी, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग आ की सहायता ले लेते हैं। और दूसरा रहेगा आपका विसर्ग। विसर्ग में देखा जाए तो आप यह चिन्ह रहेगा आपका विसर्ग का। हाँ जी, जिसको व्यक्त करने के लिए हम लोग आ की सहायता लेते हैं। अतः अजय यह आपका अनुस्वार रहेगा और यह रहेगा आपका विसर्ग। ठीक है दोस्तों। आगे इसी से संबंधित थोड़ा प्रश्न और पूछा जाता है अजय कि ऐसे वर्ड जो स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी। ठीक है दोस्तों। यानी अयोग वाह को स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। व्यंजन। देखिए, व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे वर्ड जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है,
ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या जिन्हें बोलने के लिए हम लोग स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, या हम ऐसे दूसरी तरीके से कह सकते हैं, ऐसे वर्ड जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकते या स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते, उन्हें क्या कहेंगे आप लोग? व्यंजन। देखिए, व्यंजन शुद्ध रूप से हलंत एक तिरछी रेखा रहेगी आपकी के साथ लिखे जाते हैं। किसके साथ लिखे जाते हैं दोस्तों? हलंत के साथ। हाँ जी, व्यंजन शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे का। हाँ जी, जैसे कि, ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ स्वर नहीं है। उच्चारित हम किन्हें करेंगे? अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि ये है क। क्या है दोस्तों? का। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है? ख। ग। अर्थात हम देखें तो इनमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी है, अर्थात इसमें आपका अ लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम किसी व्यंजन को बोलेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम इसको बोलेंगे या आपसे भी पूछेंगे, हाँ जी, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा कि ये क्या है? क। ठीक है, बोलना पड़ेगा, परंतु इसे बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है, पढ़ाना है, तो इसे हम बोल के चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्यंजनों की संख्या। देखिए, यदि आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या रहेगी आपकी 33। यदि प्रश्न को थोड़ा और भी घुमा दिया जाए, कहा जाए कि मुख्य रूप से व्यंजन कितने होते हैं, तब भी आपका आंसर रहेगा 33। ठीक है, लेकिन जब आपका ऐसा प्रश्न हो कि कुल व्यंजन वर्ण या कुल व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं वर्णमाला में आपकी में, तो उस समय आपका आंसर रहेगा अजी 39। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, केवल यदि आपसे पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 ना हो तब हम 39 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपका ये प्रश्न है कि कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, तब रहेगा आपका आंसर 39। तो हम लोग जो वर्गीकरण देखेंगे वो इन्हीं व्यंजनों का देखेंगे। इन व्यंजनों को यानी मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? 3। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों,
तो ये 33 वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, जबकि 39 जो वर्ण हैं उनका यदि वर्गीकरण देखा जाए तो उनका वर्गीकरण आपका 5 प्रकार से किया गया है। अर्थात व्यंजन के 2 प्रकार और बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, लिख लीजिएगा। कुछ विद्वान व्यंजनों के 2 प्रकार और बतलाते हैं। नंबर 1 संयुक्त व्यंजन, और नंबर 2 द्विगुण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वैसे तो आपका जब भी प्रश्न आता है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं या व्यंजन कितने हैं, तो 33 संख्या रहेगी और प्रकार आपके 3 रहेंगे। लेकिन यदि देखा जाए कि व्यंजन कुल कितने हैं या कुल व्यंजन कितने हैं, तो उस समय आपका आंसर रहेगा 39, और व्यंजनों के जो प्रकार रहेंगे उस समय तो वो हो जाएंगे आपके 5। कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन जब तक आपका ऑप्शन अजय 33 और 3 ये वाला हो तब तक आप लोग अजय यही लगाएंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है उदित व्यंजन। उदित व्यंजन, इन्हीं को स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं। स्पर्श संज्ञक वर्ण, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ना हो तो उदित व्यंजन, उदित व्यंजन ना हो तो स्पर्श संज्ञक वर्ण, और स्पर्श यानी ये भी ना हो तो वर्गीय व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन आखिर कहते कि नहीं? वे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा अर्थात जीव, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के भाग, मुख के भाग कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को पूर्ण स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा या जीव मुख के भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को पूर्ण स्पर्श करे, उन्हें आप क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या आपकी कितनी रहेगी? 25 है। ये वर्गों में बांटे गए हैं। किसमें? वर्गों में, अर्थात ये 5 वर्गों में बांटे गए। कितने वर्गों में बांटे गए हैं? 5
वर्गों में। हाँ जी, इनके वर्ग हैं 5। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, वर्गों की कितनी संख्या रहेगी? 5। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 वर्गों में वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई? 25। कितनी हो गई दोस्तों? 25। ठीक है ना। अब वो है कौन कौन से, तो उनको आप देखेंगे। ये वर्ण क से म तक, कहां से? क से म तक है। अब इन्हें कैसे रखा गया है, कैसे किस क्रम में रखा गया है, तो वो क्रम देख लेते हैं हम लोग। क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ङ। हाँ जी, ऐसे ही च वर्ग, च वर्ग में दोस्तों च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और भी देखा जाए दोस्तों त वर्ग, क्या हो रहा है? त वर्ग, क्या हो रहा है? लेकिन ये भाग रहा है अपने आप। हाँ जी, त वर्ग प्रॉब्लम। त, थ, द, ध, न। और रहेगा प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यह आपके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण और इनकी संख्या हो गई आपके कितनी? 25। अब देखिए क वर्ग के जो वर्ण हैं इनके उच्चारण में आज ज्यावा किसको स्पर्श करेगी? कंठ को। इसीलिए इनको हम लोग कंठ वर्ण क्या कह देते हैं दोस्तों? कंठ वर्ण। इनका उच्चारण तालु से रहेगा, अर्थात आपकी जो जिह्वा होगी तालु को छुएगी, और इन्हें आप लोग क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। ये जो वर्ण रहेंगे अजी, इनके उच्चारण में आपकी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करेगी, तो इसीलिए इन्हें क्या कह देंगे? मूर्धन्य वर्ण। और आपके तावर्ग के जो वर्ण रहेंगे इनके उच्चारण में आपकी जिह्वा
दंत को स्पर्श करेगी, इसीलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? दंत्य वर्ण। और प वर्ग के जो वर्ण रहेंगे उनको अजी ओष्ठ से पूर्ण स्पर्श होगा, और इसीलिए इन्हें आप लोग क्या कह देंगे? ओष्ठ्य वर्ण। जैसा कि आप लोग जानते हैं अजय, कोई गांव से है, कोई शहर से है, जैसे शहर वालों को शहरी कह देते हैं, वैसे कंठ वालों को कंठ कह देते हैं, तालु वालों को तालव्य कह देते हैं, अजय मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत्य, ओष्ठ को ओष्ठ कह देते हैं। ठीक है दोस्तों? अजय, तो ये आपके रहेंगे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। आगे देखेंगे अजय, इसके बाद अब आपको ये आपके नोट्स में या कहीं करना नहीं, केवल समझना है। ठीक है? तो देखिए, जैसा कि आपके सामने ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं, आगे हम संधियां पढ़ाएंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, तो उस समय आपके ये जो वर्ण रहेंगे इन्हें हम प्रथम वर्ण क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण। जब भी आपके सामने जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तो तुरंत ही आप समझ जाइए कौन से? क चट तप। ठीक है? आगे ये आपके कौन से रहेंगे? तो द्वितीय वर्ण। ये वाले कौन से रहेंगे? तृतीय। ये चतुर्थ, और ये पंचम। ठीक है दोस्तों? हाँ जी, तो याद रखेंगे, आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो इन्हें हम जब भी कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तुरंत समझ जाइए कचट तप, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है? ऐसे ही हम कहेंगे जब हम महापुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण। तुरंत ही ध्यान जाना चाहिए आपका दूसरे और चौथे। इसका मतलब कितने वर्णों की बात हो रही है? 10। ठीक है? हाँ जी, इसके आगे चलते हैं हम लोग। व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि आपका शब्द कह रहा है अंतः स्थ। अंतः माने भीतर या मध्य में, स्थ माने स्थित। अर्थात ऐसे वर्ण जो मुख के मध्य में अर्थात भीतरी भाग में या मुख के मध्य भाग में स्थित होते हैं, या मुख के मध्य जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं, क्या कहे जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। लिखेंगे वे वर्ण जो मुख के मध्य भाग, या आप लोग यहीं पर भीतरी भाग कह सकते हैं, से आंशिक रूप से स्पर्श होते हैं। आंशिक रूप से स्पर्श होते हैं, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हाजी मुख के भीतरी या मध्य भाग में हाजी हल्के से अर्थात कुछ आंशिक रूप से स्पर्श होते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या कुछ लोग इसको ऐसे कह देते हैं आज ऐसे वर्ड जो मुख के मध्य भाग या भीतरी भाग में स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। कितनी है दोस्तों? 4।
या रा ला वा, या रा ला वा। देखिए यहीं पर एक बात और हम कर लेते हैं, या और वा, इन दोनों में अजय इन दोनों वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा, या और वा को आप लोग क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। देखिए हाँ जी, या और वा को आपने क्या कह दिया? अर्ध स्वर। ठीक है, तो इसमें भी यदि वास्तव में ऐसा प्रश्न कभी आ जाता है कि निम्न में से अर्ध स्वर है, ऐसा ऑप्शन आ गए 4, या व र ल। हाँ जी, तो उस कंडीशन में आपको या ही आंसर लगाना है। जब ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि ए और बी दोनों, तो आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में यदि आते हैं तो उस समय या को ही लगाएंगे। क्यों? देखिए या में अर्धस्वर बनने के, हाँ जी, या में जो है अर्धस्वर बनने के 100% गुण पाए जाते हैं, जबकि वा में आपके अर्धस्वर बनने के 50% ही गुण पाए जाते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं यह पूर्ण रूप से अर्धस्वर है और ये अर्धस्वर है। क्या समझे? हाँ जी, या क्या है? पूर्ण अर्धस्वर और वा अर्धस्वर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, इसके आगे चलेंगे हम लोग। तीसरा वर्गीकरण, हाँ जी, स्पर्श क्या हो रहेंगे? ऊष्मा व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है ऊष्म, क्या? ऊष्म। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म कह लीजिए। क्या कह लीजिए? गर्म। अर्थात ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में अजी मुख से गर्म हवा या गर्माहट महसूस होती है या गर्म हवा निकलती है। हाँ जी, ऐसे वर्ड, या आप लिखेंगे वे वर्ड जिनके उच्चारण में मुख से गर्माहट गर्म हवा निकलती महसूस होती है, निकलती महसूस होती है। ठीक है, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण मुख से गर्म हवा निकलती महसूस होती है, या हम ऐसे कहेंगे एक गर्माहट महसूस होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। श, स, स, ह। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ना सोचे कि भैया इनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है तो किसी को भस्म कर दो बोल के। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं होता है, इतनी गर्म हवा नहीं निकलती है, केवल आपको महसूस होती है। ठीक है, हाँ जी, श, स, स, ह, ये आपके 4 व्यंजन रहेंगे जो क्या कहलाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन। इस तरह से आपके 25 रहे स्पर्श, 4 रहे अंतस्थ और 4 रहे क्या? ऊष्म।
इस तरह से आपके कितने वर्ण हो गए कुल? 33। यही 33 का अध्ययन हमें कराया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान, मैंने अभी बताया था जैसा कि अजय, कुछ विद्वान व्यंजन के 2 प्रकार और बता लाते हैं, या हम ऐसे कहेंगे कि व्यंजन कुल 39 बताते हैं। कितने बताते हैं? 39। तो आइए आज हम उन पर भी निगाह डालेंगे। 39 कैसे हो जाते हैं उनके हिसाब से। तो देखिए, एक होता है संयुक्त, संयुक्त कहिएगा, या कुछ लोग इसको मिश्र कह देते हैं, मिश्र व्यंजन। संयुक्त या मिश्र व्यंजन, भाई ये क्या होता है? ये हमारा मूल व्यंजन कोई नहीं है। ये क्या है? जब 2 व्यंजन, हाँ जी, बिना स्वर के आपस में जुड़ते हैं तो उस नए व्यंजन को क्या कहेंगे आप लोग? संयुक्त व्यंजन। या हम ऐसे कह सकते हैं, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संयुक्त या मिश्र व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं इसकी परिभाषा मिलेगी आपको, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल करके एक व्यंजन का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त या मिश्र व्यंजन। देखिए, हमारी वर्णमाला में 4 ही मिश्र या संयुक्त व्यंजनों को स्थान मिला है। वैसे तो मिश्र व्यंजन बहुत से रहेंगे, लेकिन हमारी वर्णमाला अभी जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 4 वर्णों को प्राप्त हुआ है। कितनों को? 4 को। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिएगा, वो हैं आपके श, छ, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए, छ किसके योग से बना हुआ है? जब हमको ऐसी इसकी परिभाषा कहते हैं कि 2 व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन बनाते हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, अब हमें ये बोलना पड़ेगा भैया, वैसे इसे बोल नहीं सकते। अब हम ऐसे पढ़ाएंगे कि इसके योग से, ऐसा नहीं। तो आप याद रखेंगे, क हलंत में प्लस सा के योग से जो वर्ण बनेगा वो आपका अच्छा होगा। ऐसे ही ता हलंत प्लस र, इसे आप क्या कहेंगे? त्र। ज्ञ आपका क्या रहेगा? ज हलंत। और यहाँ आपका ये चा वर्ग का पंचम वर्ण है। अजी, कोई कैसे भी बनाता है, मेरा तो यही है, चा वर्ग का पंचम वर्ण। स्र, श हलंत और र। ठीक है दोस्तों, तो इन वर्णों को आप याद रखेंगे कि छ, त्र, ज्ञ, श्र ये किसके योग से बने? अजी, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा प्रश्न बन जाता है, और प्रश्न क्या कहता है कि छ किसके योग से बना है? किसके? छ किसके योग से बना है? ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, क प्लस स, क प्लस स, इस तरह से देखेंगे। अब बोलना पड़ेगा भैया, वैसे बोल नहीं सकते। क प्लस स, क हलंत, श हलंत और अ। हाँ जी, तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या कहता है। आप देख लीजिए, गौर से देखिए इस वर्ड को, तो कौन सा आंसर होगा आपका?
ठीक है, कैसे? आप लोग देखें, जब हमने आपको व्यंजन स्टार्ट किए थे, मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, जब हमने आपको व्यंजन स्टार्ट किए थे तभी बताया था कि जब भी कोई व्यंजन होगा तो उस पर जब हलंत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? का धन आ। क्या बताया था दोस्तों? का प्लस आ। तो ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, हाँ जी, इस वाले को उठा करके देखते हैं। देखिए, छा में क्या होगा आपका? आ जुड़ा होगा क्या भाई? और इधर का श होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी तो आ जुड़ा हुआ है आपका। हाँ जी, और आप लोग गणित थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, पक्षांतर करने पर क्या होगा? कट जाएंगे, कट जाएंगे तो आपके किसकी वैल्यू आ गई? 6। हाँ जी, हलंत में तो का हलंत, क्या भाई सही है? ठीक इसी प्रकार से आपके त्र, इसको यदि पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, और इसको यदि पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? और इसको भी पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? ठीक है दोस्तों, हाँ जी। देखिए, एक प्रश्न और आपको ये आ गया कि ये किसके योग से बना है? हाँ जी, अभी हमने ऑप्शन दिए थे आपको, क प्लस स, हाँ जी, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? हाँ जी, कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अब कैसे? क्योंकि हमने आपको अभी बताया था छ की वैल्यू क्या रहेगी? क प्लस श। होगी या नहीं होगी? आपको देखिए यहां पर आ जुड़ा हुआ है, बस यहां पर क्या कर दिया है? आ को अलग कर दिया है बस। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन के भी हमें रूप मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन के रूप। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, देखिए संयुक्त व्यंजन के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3। इनमें नहीं, हाँ देखिए, एक तो मिलेगा आपको द्वित्व या युग्मक व्यंजन। क्या होता है द्वित्व या युग्मक व्यंजन भैया? हाँ जी, द्वित्व या युग्मक व्यंजन। क्या भाई? देखिए, जब कोई स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर युक्त या स्वर सहित व्यंजन से या अपने ही स्वर रहित सहित रूप से जुड़ जाता है। फिर से देखेंगे, जब कोई स्वर रहित व्यंजन जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर सहित रूप से जुड़ जाता है, तब वह
द्वैत्व या युग्मक व्यंजन कहलाता है। जैसे बिल्ली, है देखिए ला से जुड़ा है, इस ला के साथ में आपने देखा अजी क्या नहीं है, स्वर नहीं है। ये वाला जो ला है क्या है, स्वर रहित। और ये वाला जो ला है वो क्या है आपका, स्वर सहित। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर युक्त व्यंजन से या रूप से जुड़ जाता है तो वह क्या बन जाता है, क्या कहा जाएगा, द्वैत्व या युग्मक व्यंजन। जैसे और भी उदाहरण मिल सकते हैं हमारे सामने, हाँ जी। जैसे लोग कह देते हैं मिट्टी, हाँ? ऐसे पक्का, कच्चा, हाँ? तो क्या है ये, यही है द्वित्व या युग्मक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसी का यानी संयुक्त का दूसरा रूप, एक और रूप हमको प्राप्त मिलता है, हाँ जी, देखने को मिलता है, हाँ जी। और वो कौन सा है, तो वो है आपका हाँ जी दूसरा रूप। दूसरा रूप क्या मिलता है इसका हमें, संपृक्त, सॉरी क्या यार दिक्कत है, संपृक्त व्यंजन, हाँ कोई नहीं बताएगा, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे संपृक्त व्यंजन। क्या होते हैं संपृक्त व्यंजन, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन का ही रूप है, हाँ जी। वो क्या है, जब कोई स्वर रहित, जब कोई स्वर रहित व्यंजन, सॉरी व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने वर्ग के, क्या समझे, अपने वर्ग के स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संपृक्त व्यंजन। जैसा कि आपने देखा, देखिए माँ किससे जुड़ रहा है, पा से। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं या नहीं है, एक ही परिवार के वर्ड हैं, पावर के ही है। जैसे हमने कहा सम्बल, क्या कह दिया, संबल, ये संपृक्त वर्ण है। देखिएगा माँ और बा, देख लीजिए माँ और बा एक ही परिवार के सदस्य हैं या नहीं है, एक ही परिवार के हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हमने कह दिया भुक्खड़, क्या कह दिया, भुक्खड़, तो यहां क्या है, दोनों एक ही परिवार के हैं या नहीं है, तो यही है आपका संपृक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आइए और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसी का हमें तीसरा रूप भी देखने को मिलता है। अजी इसी का तीसरा रूप, और तीसरा रूप क्या होता है, जो आप पढ़ रहे थे, क्या
संयुक्त। आप केवल इतना पढ़े थे ये वाला। अब जब इन दोनों कंडीशनों को, अर्थात हम एक ऐसे तरीके से देख लेते हैं, जब कोई अपने ही जुड़वा भाई से लड़े तो वह क्या होगा, द्वित्व व्यंजन। जब कोई अपने ही घर वाले सदस्य से किसी से लड़ेगा तो वह संपृक्त, और जब अपने जुड़वा को और अपने घर वालों को छोड़कर किसी बाहर वाले से लड़ेगा तो वही होगा आपका संयुक्त व्यंजन। क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। इसमें अजी उसी परिवार का यानी उसी वर्ग का वर्ण ना हो, ठीक है। जैसे कि रक्त, रक्त में देखा आपने का और ता दोनों ही एक अलग अलग परिवार के अलग अलग वर्ग के वर्ड हैं, इसीलिए ये आपका संयुक्त माना जाएगा। समझे? हाँ जी। इसके आगे हम एक और देखिए, अंतिम वर्ग यानी अंतिम वर्ण या व्यंजनों का जो अंतिम प्रकार है अजी वो आपका है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ड जो हिंदी और फारसी, हाँ जी, दोनों भाषाओं के गुणों को स्वीकार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। या हम ऐसे कहेंगे जिनके उच्चारण में जीव हाँ जी ता मूर्धा को छूकर झटके से दांतों को लगेगी, उन्हें आप क्या कहेंगे, द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को क्या हुआ, ताड़न जात व्यंजन क्या कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं इन्हीं को आप लोग। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को उत्सृव्य व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं को अजय विकसित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित वर्ण। ठीक है दोस्तों, अजय द्विगुण ताड़न जात, अजय द्विगुण ताड़न जात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्सृव्य व्यंजन और विकसित व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या रहेगी आपकी 2। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, यही आपके ढ़ा 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 ढ़ा, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। देखिए ये जो वर्ड हैं वो कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं करते, जब भी ये प्रयोग होते हैं तो किसी के मध्य में या अंत में प्रयोग होते हैं, कभी किसी के शुरू में प्रयोग नहीं होते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने ढक्कन लिखा देखा होगा, ढक्कन, ढक्कन नहीं लिखता है कोई, ढक्कन, ढक्कन नहीं, ढक्कन। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा पढ़ाई, पढ़ाई, तो आपने देखिए ये आपको शुरू में आज ये वाला मिलेगा और आपके ये कहाँ मिलेगा, अजी मध्य में या अंत में, जैसे कि अलीगढ़, क्या लिख देते हैं, अलीगढ़। ऐसे ही पेड़, क्या हुआ, पेड़, क्या कह दिया, पेड़, डमरू। तो देखिए ये आपके मध्य में मिलेगा या अंत में, कभी किसी के शुरुआत में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
इस तरह से आज हमने व्यंजनों का केवल अभी व्यंजन के बारे में जाने कि आखिर कौन कौन से व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। हाँ जी, इसके आगे हम व्यंजनों का अभी वर्गीकरण देखेंगे, जैसे कि प्राण तत्व के आधार पर, कंपन तत्व के आधार पर, या हम कहेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये वर्गीकरण देखने के लिए हाँ जी हमारी अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। हाँ जी, नमस्कार साथियों।